हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्णव स्टडी हब में, जिसमें हम आपको घटना चक्र के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम बायोलॉजी के टर्म्स पे कर रहे हैं, तो इसका आज जो है हमारा चौथा सीरीज है, जिसमें हम उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबका डिस्कशन कर रहे हैं, सबका जो है कलेक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र के। तो ये जो है आप अगर अच्छे से रीड करते हैं तो ये आपको बहुत ही फायदा करेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स आने भी वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये जो हमारा आज का वर्गकी का कौन सा सीरीज है, चौथा सीरीज है, जिसमें हम वर्गकी का कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वर्गकी का जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस, सन, पटसन, जूट, कपास। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आंसर हम देखते हैं डी, कपास। कपास क्या होता है, सन, पटसन और जूट जो है ये तनों का जो, जब ये इनको काट के फिर इनको भिगोया जाता है, फिर इनका जो रेशा निकलता है उससे क्या बनता है, उससे हमारा बनता है रेशा। लेकिन जो कपास होता है वो कपास क्या होता है, इसका एक मतलब एक फूल होता है, तो ये जब खिलते हैं तो इसमें क्या होता है, कपास बनता है। तो जो कपास है वो क्या है, ये हमारा तने का उत्पाद नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शंस देखते हैं, मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन आदि जो होते हैं, इनमें जो ये रूट्स होते हैं ना, रूट्स में एक नोड्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन। जैसे आप फिगर में देख भी सकते हैं, सोयाबीन रूट में जो है उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। अगला हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाए। मानव निर्मित क्या, जो मानव ने उसको बनाया है अपने लैब में, लेकिन प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अब जैसे कि हमने फिगर में भी देखा, तो ये धान्य मतलब कौन सा हमारा, ये टिट्रिकल एक गेहूं क्या है, ये टिट्रिकेल, ये मानव निर्मित धान्य है जो कि क्या है, प्रकृति में नहीं पाया जाता। और ये देखिए IAS प्री के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जो कि पूछा था किसमें, IAS प्री में, और इसको क्या पूछ लिया, UPPCS मेंस में। सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसको खाली पूछने का तरीका बदल दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। आपको बस खाली क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। तो इसमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है जिसको मानव ने बनाया है। ऑप्शन हमारा है सिकल सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कौन सा था, ट्रिटिकेल। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला हमारा कह रहा है कि कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई एक विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है। ये भी किसने पूछा, IAS प्री में। ऑप्शंस हमारे देखते हैं कि इनके बीजों में तेल मात्रा अधिक होती है। दूसरा है इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। तीसरा क्या है कि इनके तेल की शेल्फ आयु लंबी होती है। या चौथा जो है इनके तेल में एक इरुशिक अम्ल की अल्प मात्रा होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका कौन सा है,
इस तेल में एक इरुशिक अम्ल, जो इरुशिक अम्ल होता है इसमें पोषण बहुत ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है। इसमें जो क्या है, इसमें बहुत अल्प मात्रा होती है, और में क्या है, ज्यादा होती है। तो अल्प मात्रा होने की वजह से क्या होगा, जो है ये बहुत ही पोषणकारी तेल होता है, और इसको खाने से भी हमें कम नुकसान होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी किसमें पूछा, यूपी पीसीएस प्री में। इतना सिंपल क्वेश्चन कि हम सूक्ष्म जीवाणु को कैसे देख सकते हैं। सबको पता है कि किससे, कंपाउंड खुर्द बीन द्वारा, कंपाउंड खुर्द बीन द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्योंकि यह किसी भी वस्तु को कितना गुना, लगभग 15 से 2000 गुना, या किसी किसी ने तो लगभग 4000 गुना ज्यादा बड़ा दिखाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंपाउंड खुर्द बीन द्वारा। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है कि जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सा है। यूपी पीसीएस मेंस में ये पूछा हुआ है। तो इसमें हमारा देखते हैं क्या है, अल्फांसो, दशहरी, नीलम या लंगड़ा। तो ऑप्शंस हमारे देख ही रहे हैं, इसमें कौन सा, अल्फांसो आम। निर्यात का मतलब होता है कि ये दूर से आता है, इस आम का दूर, आयात निर्यात जिसे हम भेजते हैं। आयात करना मतलब हम अपने यहाँ खरीदते हैं, निर्यात मतलब हम बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्फांसो आम जो एक स्पंजी टिश्यू है, ये उनकी गुणवत्ता को कम कर देता, आम की गुणवत्ता। आप जैसे फिगर में देख भी सकते हैं कि ये धीरे 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 क्या करते हैं, आम को खराब कर देते हैं। और इसके कारण कच्चे आम जो होते हैं, इसके कारण आम जो क्या है, कच्चे रह जाते हैं और खट्टे होते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, अल्फांसो आम। अगला हमारा कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें हमें सत्य कथन को छांटना है। ये भी किसमें पूछा, यूपी पीसीएस प्री में। ऑप्शंस देखते हैं, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, नहीं। जीवित और मृत की सीमा रेखा पर कौन होते हैं, वो तो हमारे वायरस होते हैं। ठीक, फिर दूसरा कह रहा है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बैक्टीरिया जो है ये वनस्पत नहीं होता, ठीक, ये भी इसकी सीमा रेखा पर नहीं होते। तीसरा है कि ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जबकि जीवाणु क्या होते हैं हमारे लिए, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। ठीक, और जो होते हैं ये सब सबसे सूक्ष्म होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, जिसको हम किस जगत में रखते हैं, मोनेरा जगत में रखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, ये यूपी पीसीएस प्री में देखिए पूछा गया है। ऑप्शंस हमारे हैं कि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, यही हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर। जड़ें जो है धीरे धीरे पानी, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो जड़ें जो होती है अपना पोषण लेने के लिए, पानी लेने के लिए क्या करती हैं, धीरे 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 भूमिगत में चलती चली जाती, इसलिए इनकी जड़ें क्या होती हैं, लंबी होती जाती हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्रिएटोफाइट्स कौन से ऐसे पादप होते हैं। ऑप्शंस हमारे देखते हैं, रसाल स्तंभ 100 से 200 मिलीमीटर मोटा होता है। दूसरा कह रहा है कि पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिलीग्राम होता है। तीसरा कह रहा है कि लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती हैं, या छोटी 2 से 3 मिलीमीटर अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं। तो क्रिएटोफाइट्स क्या होते हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले ऐसे पौधे हैं
जिनको जिसमें क्या होता है, ये जल को संचित करने के लिए विशेष तरीके से विकसित हो जाते हैं। और इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है जो भूमि में काफी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं ये मूसला जड़ में रूपांतरित होती हैं और ये 20 से 30 फीट तक हो सकती हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि शुष्क जलवायु के भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, जो शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित हो। जैसे हमारे यहाँ कौन सा जलवायु है उसके अकॉर्डिंग पौधे कैसे हैं, लेकिन जो शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु जैसा होता है जिसमें पानी की कमी होती है, वो उन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। अधिपादप मतलब जो पौधों के ऊपर पौधे उगते हैं उनको अधिपादप कहते हैं। मरुद्भिद जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जलोदभिद जो जल में पाए जाते हैं, या मध्य पादप मतलब ये कुछ जो है मरुस्थल में भी पाए जाते हैं और ऐसे स्थानों पर भी उग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने फिगर में बहुत सारे दिए हैं कि ये सब क्या है, ये डिजर्ट प्लांट है। जैसे हमारा कैक्टस हो गया और बहुत सारे प्लांट्स हो गए, ये क्या है, ये मरोद्भिद पौधे हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अगला हमारा कह रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप, ये देखिए यूपी लोअर सब में पूछा गया है। ऑप्शन हमारा कि विविपेरस, विविपेरस ये तो जानवरों का लक्षण है, विविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं। ठीक, अगला है मांसल, मांसल मतलब मोटी पत्तियां, जो मोटी मोटी, जैसे आप एलोवेरा भी देख सकते हैं, एलोवेरा क्या है, ये भी मांसल पत्तियां होती हैं। या साकीय होते हैं या विषम पर्णी होते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मांसल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये मांसल इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर क्या, पानी को संचित करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या बोलते हैं। इनको हम देख लीजिए, हमने डायग्राम भी आपको इसीलिए समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके, इसलिए हम आपको डायग्रामेटिक तरीके से भी बताते हैं। और ये बीपीएससी में पूछा गया, बिहार के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ये जो है एक्सक्लूसिवली ऑन सॉल्ट सॉइल, जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉल्ट की मात्रा या नमक की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर उगते हैं ऐसे पौधे, उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, आंतरिक यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, या फिर जल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि एक पेड़ है, पेड़ की डाली के ऊपर एक पौधा और उगाया है, उसको क्या बोलते हैं, एपीफाइट। जो अन्य पौधों पर निर्भर होते किसके लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, सहारे के लिए जो है ये दूसरे पौधे पर उग जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं उनको जल की अधिकतम मात्रा चाहिए होती है, तो वो किसके द्वारा जो है जल का अवशोषण करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शंस देखते हैं, भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घी जोन करण से, या जड़ों के बालों से। जड़ों के बालों से मतलब ये जो हमारे हेयर रूट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यही जो है, देखिए हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि डायग्राम शोविंग रूट हेयर जोन, मतलब जो ये रूट्स होते हैं, इनके जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मैक्सिमम जल का अवशोषण करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, जड़ों के बालों से। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला कह रहा है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो मतलब जिसको हम जल बोलते हैं कॉमनली, जिसमें हाइड्रो मतलब जल होता है, तो हाइड्रोफाइट मतलब जो जल में उगते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देख सकते हैं, एक सामुद्रिक जानवर, या एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को,
या एक जड़ रहित पौधे को। तो इसमें हमने आपको बहुत सारे पौधे दिखाए हैं जो क्या है, ये सब जलीय पौधे हैं, जैसे लेमना, साल्विनिया, एजोला, पिस्टिया या वोल्फिया। ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोफाइट पौधे हैं जो कि किस में उगते हैं, जल में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो इसमें हमारे ऑप्शन देखते हैं, जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि इसमें जल का प्रकाश अपघटन जब हम करते हैं, हमने आपको देखिए इक्वेशन भी दिया है इसमें, इसका समीकरण। तो ये जो मैग्नीज होता है ये क्या है, एक एंजाइम है, एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो जल का जब प्रकाश अपघटन होता है तो इसमें क्या होता है, ये पौधों विकीर्ण ऊर्जा क्या करती है, जल का प्रकाश अपघटन करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन। जल का जब प्रकाश अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है, वाटर बनता है, हाइड्रोजन बनता है और कुछ ऑक्सीजन भी निकलता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है, इसमें हमको सुमेलित करके बताना है। स्वजीवी जो है वो उत्पादक होते हैं, ये तो सही बात है। जो स्वजीवी मतलब जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये क्या है, ये उत्पादक की श्रेणी में रखे गए हैं। परोपजीवी उपभोक्ता, तो उपभोक्ता जैसे कि हम लोग हैं, तो परोपजीवी दूसरों पौधों पर निर्भर है, तो ये क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, ये भी सही है। मृतोपजीवी विबंधक, इसका भी राइट आंसर ये क्या है, सही है। मृतोपजीवी जो क्या होते हैं, जैसे जो मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये भी सही है। और अगला जो है कि तृणभक्षी जो है वो गौण उपभोक्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तृणभक्षी जो होकर ये गौण उपभोक्ता ना होकर क्या होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी जो है ये सही है, मतलब इसका सही सुमेल नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला हमारा कह रहा है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक के अंतर्गत मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं, जैसे हमने आपको डायग्राम भी दिखाया है कि जो फूड चेन होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोड्यूसर मतलब जो घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे फिर सूर्य के प्रकाश, फिर ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या कौन से होते हैं, फिर देखिए टिड्डे जो है जैसे ग्रॉस हॉपर है, ये क्या प्राइमरी कंज्यूमर है। अगला है फिर टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खाता है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। फिर मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, ये क्या है, टर्शियरी या तृतीयक उपभोक्ता, ये जो है ये मेढक को खाता है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता। फिर क्या है कि जो सांप है उसको उल्लू खाता है, तो फाइनल कंज्यूमर जो है ये कौन सा हो गया, आउल हो गया। फिर उसके बाद अगर उल्लू मरा तो उनको डिकम्पोज कौन करता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, ये फिर से इनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये हमारा जो है क्या, ये फूड साइकिल है, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसके उपयोग में, एथेन के, मेथेन के, अम्ल के या अल्कोहल के। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसका लक्षण जो है जीवाणु से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, और ये जो है मिथनोजेन समूह का तत्व होता है और ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मेथेन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये मेथेन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेथेन के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या वातक
तंत्र से। तो आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, जो कीट है, जैसे कि ये कौन सा एक कीड़ा है, मधुमक्खी है, ठीक है, तो ये किससे जो है अपना श्वसन कर रही है, तो ट्रैकियल सिस्टम या वातक तंत्र से जो है ये श्वसन करते हैं अधिकांश कीट। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं, मछली उष्ण रक्त वाली जीव है, दूसरा है कि मछली बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, तीसरा है कि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, या अगला हमारा कह रहा है कि बर्फ जो है ये क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। तो इसमें जो हमारा देते हैं, जो तली में जो हमारा वाटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री ही रहता है, इसलिए नीचे की तली में पानी का जमाव नहीं होता है, इसलिए उसमें जो है तली में मछलियां जिंदी रहती हैं, और भी जितने भी जीव रहते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं या जीवित रहते हैं, क्योंकि तलों के निकट जो है पानी नहीं जमता, क्योंकि उनका टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री ही बना रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला हमारा कह रहा है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। ऑप्शंस देखते हैं, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ये भी गलत है, वे श्वास नहीं ले पाती। इसमें क्या होता है, जब मछलियां पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करती हैं, तो जैसे ही उनको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है तो वे श्वास नहीं ले पाती। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। मछलियां कैसे श्वसन, जैसे हम फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, तो मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं, त्वचा के द्वारा, नाक के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, या फिन्स के द्वारा। फिन्स मतलब जो इनके अगल बगल पंख होते हैं। तो इसमें जो हम देख सकते हैं गिल्स, गिल्स मतलब गलफड़े, तो मछलियां जो है अपने गलफड़ों से ही श्वसन करती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन में कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। जैसे जितने भी फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्यों अपना कलर चेंज करते हैं, कोई ना कोई उसमें केमिकल यूज प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो अपना कलर बदल देते हैं। तो टमाटर में लाल रंग का कारण ऑप्शंस देखते हैं, कैप्सेसिन, लाइकोपीन, जैंथोफिल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा यूज प्रेजेंट होता है, लाइकोपीन जो होता है, यही जो है इसमें रेड कलर का कारण है, टमाटर के पकने का कारण होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हमारा है कि पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीता जब पकता है तो पीला हो जाता है, उसमें किसकी वजह से ये पीला हो जाता है, पेपेन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से, कैरिका जैंथिन की वजह से, या कैरोटीन की वजह से। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अभी लाइकोपीन को हमने देखा किसमें पर, टमाटर में प्रेजेंट था, और कैरोटीन क्या होता है, ये हमारे नाखून और बालों में प्रेजेंट होता है। तो इसमें बचा कौन, कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन की वजह से पपीता जो है पीला दिखता है जब वो पक जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है, और उसके फल का गूदा क्या है, थोड़ा सा ऑरेंज होता है, नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है। जैसे कि हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया है कि इस केले का कलर कैसा है, हल्का सा ऑरेंज है, हल्का सा ऑरेंज है। तो ये किस जो है, किस भारत के किस भाग में खोजी गई। तो ऑप्शंस हमारे देखते हैं, अंडमान द्वीप में, अन्नावलाई वन में, मैकॉल पहाड़ियां में, या पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो ये कहां खोजा गया है, ये अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। अगला है कि सेब के फल में लाली का कारण है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, या जैंथोफिल। तो हमने अभी इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। लाइकोपीन किस में प्रेजेंट था, टमाटर में। कैरोटीन जो है ये बाल और नाखूनों में प्रेजेंट होता है।
ज़ैंथोफिल की वजह से जो है पपीते का रंग होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंथोसाइनिन की वजह से सेब का रंग को क्या होता है? लाल होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला हमारा कह रहा है कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं कि चीनी, अमेरिकी, भारतीय या काले अफ्रीकी। ये सब क्या है? ये तो मनुष्य है। तो सब इसी से हमें पता चल जाता है कि ये क्या सब एक ही प्रजाति के हैं, मतलब होमो सेपियंस ये एक ही प्रजाति के हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मतलब ये किसमें है? सब एक ही स्पीसीज के हैं। वो कौन सा है? होमो सेपियंस। राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। अगला हमारा कह रहा है कि खमीर एक उदाहरण है। खमीर मतलब क्या होता है? जैसे जब जो ब्रेड होता है या जो फूली जैसे ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे कौन से खमीर के उदाहरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का। तो इसमें हमने आपको फिगर भी दिखाया कि फंजाई है, मतलब ये क्या है? ये कवक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है, शैवाल है, नग्नबीजी है, फफूंद है या गांठदार जड़ें हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, फफूंद। मतलब क्या है? ये सब फफूंद होते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ऑप्शन देखते हैं हमारे। कवक है, पौधा है, पशु है या जीवाणु है। तो ये क्या है? हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया। ये मशरूम क्या होते हैं? ये कवक, किंगडम फंजाई में आते हैं, मतलब ये कवक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। ऑप्शंस देखते हैं। कवक होता है, शैवाल होता है, हरित सब्जी होती है या पशु का मांस होता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि मशरूम क्या होता है? ये कवक होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास का प्रमुख घटक है, कपास में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस हमारे हैं। प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन। तो इसमें हमारा देखते हैं ना, ये क्या है? इसमें ये प्रोटीन भी नहीं होता, वसीय अम्ल भी नहीं होता। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज इसमें पाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? इसमें हमने आपको डायग्राम से दिखाया भी कि जो एल्गी और फंजाई का जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? लाइकेन बनता है। इसी को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटलिज्म। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं फिगर में कि एल्गी और फंजाई जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? लाइकेन बन रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटलिज्म। राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं क्या है? शैवाल और जीवाणु के बीच, शैवाल और कवक के बीच, जीवाणु और कवक के बीच या कवक या मांस के बीच। तो इसमें लाइकेन का मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं। इसमें एल्गी है और कौन सा है? फंजाई है, मतलब शैवाल और कवक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, बस इसको अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन वही है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं। कवक और जीवाणु से, कवक और शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से या शैवाल एवं जीवाणु से। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कौन सा? कवक एवं शैवाल से। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन एक क्या है? एक नशीला पदार्थ है। ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शंस देखते हैं। पोस्ता से,
तुलसी से, गंध सफेदा यानी कि यूकेलिप्टस से या इफेड्रा से। तो इसमें हमने आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, ये किसका है, ये पोस्ता से जो है प्राप्त होता है नोस्का पीन। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हेरोइन प्राप्त होती है, ये भी क्या है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। किससे प्राप्त होता है, भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से। ये भी किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्फीन किससे प्राप्त होती है, ये भी नशीला पदार्थ है। फूल से, पत्ती से, फल से या तना से। तो ये किससे प्राप्त होता है, इसका जो फल होता है इसी से क्या, इसमें बीज होते हैं, इसी से क्या मिलता है हमें, मार्फीन प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन देख, सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से। तो आप देख सकते हैं ये फल पके नहीं है, तो इनके जो लेटेक्स होते हैं, इनके बीजों से हमें क्या मिलता है, अफीम प्राप्त होता है। ये सब क्या, ये सब नशीले पदार्थ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।